हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा। तो बच्चों, आज हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है चौक कुंडली एंड ट्रांसफॉर्मर। तो आज की वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चौक कुंडली यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बट अगर आप किसी अदर बोर्ड से हो तो चौक कुंडली आपके सिलेबस में ही पूछा जाएगा या आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट विद द बेस्ट एंड विन अमेजॉन वाउचर्स। तो अगर आप रैंक 1 पर रहते हो तो आपके लिए 10,000 रुपये तक के अमेजॉन वाउचर्स मिलेंगे। अगर आप रैंक 2 पर रहते हो तो 5,000 रुपये के अमेजॉन वाउचर मिलेंगे। रैंक 3 पर रहते हो तो 3,000 रुपये के अमेजॉन वाउचर मिलेंगे। और रैंक 4 से लेकर 50 के बीच में रहते हो तो आपके लिए 1,000 रुपये के अमेजॉन वाउचर मिलेंगे। बात आती है कि ये जो टेस्ट है कौन कौन बच्चा दे सकता है। तो स्टूडेंट, थर्ड कॉन्टेस्ट फॉर IIT ऑन दिसंबर 6, 2020। टाइम रहेगा 11 बजे से। फॉर क्लास 11, फॉर क्लास 12 एंड फॉर ड्रॉपर्स। टाइमिंग सभी के लिए बच्चों सेम है, ठीक है ना। टाइमिंग का कोई इश्यू नहीं है। 11 से लेकर 11:45 तक सभी के लिए सेम है। और यहाँ पर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का टेस्ट होने वाला है। 3 राउंड्स ऑफ 7 क्वेश्चंस ईच। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस टाइप से कंटेस्ट का जो फॉर्मेट है वो रहेगा। 45 मिनट्स का टेस्ट है, 21 क्वेश्चंस रहेंगे। सेपरेट कॉन्टेस्ट है 11, 12 एंड ड्रॉपर्स के लिए। 3 सेक्शंस हैं पीसीएम के, आप सभी ने देख लिया बच्चों, ठीक है। तो और यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हो। और जिन बच्चों को अधिक जानकारी चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो। एक चीज बच्चों, जब आप एनरोल करो तो आप इस कोड को जरूर डालना JEE 10, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आप सभी एनरोल। तो सबसे ऊपर आप हेडिंग लगा लीजिए चौक कुंडली। देखो, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, जो सिलेबस रिमूव हो गया वो भी पढ़ सकते हो। उसका रीजन क्या है? इन फ्यूचर आपको कहीं ना कहीं तो यार यूजेबल होगा वो। ऐसा तो है नहीं कि आप इंटर के बाद पढ़ाई बंद कर दोगे। तो आगे आप जो भी करोगे चौक कुंडली कहीं ना कहीं तो आएगा ही। आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करोगे, वहां पर भी टॉपिक पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस इसी साल के लिए कम हुआ है। नेक्स्ट ईयर फिर सिलेबस सेम आ जाएगा। तो आप तैयारी कर सकते हो यार, जो हट गया उसे भी पढ़ सकते हो। आपके लिए तो अच्छी बात है ना, नॉलेज ज्यादा मिले तो अच्छा ही होगा, क्योंकि आपका नॉलेज का भंडार विस्तृत होता चला जाएगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे कह रहे हैं सर हमारे पास टाइम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम दे सकते हो। ठीक है, चौक कुंडली, चौक कुंडली। चौक कॉइल इंग्लिश में कहते हैं CHOKECOIL। अभी चौक कुंडली होती क्या है ये सब कुछ हम बताने वाले हैं स्टूडेंट। तो यहां लिखोगे आप चौक कुंडली प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था, ठीक है ना। तो जो चौक कुंडली है वो प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्यावर्ती धारा को बिना ऊर्जा हानि के परिवर्तित किया जा सकता है, घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। कब? जब हम चौक कुंडली को यूज करेंगे, ठीक है ना। परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो देखो चौक कॉइल क्या काम करती है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में अब हम क्या कर सकते हैं चौक कुंडली के द्वारा? प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में प्रत्यावर्ती धारा को बिना ऊर्जा हानि के परिवर्तित कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। किसके द्वारा? चौक कॉइल या चौक कुंडली के द्वारा। अब हम इसकी रचना और कार्यविधि जानेंगे बच्चों। रचना, तो हमें यहां पर एक लोहे की पटलित क्रोड बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, कुछ इस प्रकार से बना लेना, ठीक है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। तो ये पटलित लोहे की क्रोड है और इस पर तांबे के मोटे तार की कुंडली लिपटी होती है। तो आप यहाँ पर तांबे का मोटा तार दिखाओगे, ठीक है। मैं अभी इसको और मोटा करूँगा, क्योंकि इस पर तांबे की मोटे तार की कुंडली लिपटी हुई है, ठीक है। आप इस तरीके से दिखा देना, डायग्राम बनाना जानते होंगे, ठीक है, इस तरीके से। और ऐसे करके आप इसको बनाओगे बच्चों, ठीक है। तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसको थोड़ा सा और मोटा कर लीजिए। तांबे का तार हम यहाँ पर मोटा यूज़ करेंगे, मोटा तार है, ठीक है। थोड़ा सा आप डार्क कर लेना इसको, जैसे कि दिखेगी कि हाँ तांबे का तार हमने मोटा ले रखा है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से सभी पे कर लेना, जितने भी यहाँ पर आप कॉइल्स दिखा रहे हो, ये फेरे दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये
मेरा डायग्राम थोड़ा इधर उधर हो जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। बता दे रहा हूँ, तांबे का तार जो आपको इस तरीके से मोटा करना है, क्योंकि हमें तांबे का तार यहाँ पर मोटा लेना है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर ये आप डायरेक्शन दिखा सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, प्रज्वलित लोहे की रॉड ले रखी है और उस पर हमने तांबे के मोटे तार को लपेट दिया है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे पर यहाँ पर एक कुंजी दिखाओगे आप, और यहाँ पर आप प्रत्यावर्ती धारा परिपथ दिखाओगे इस तरीके से। V बराबर आपका सभी जानते हो V0 साइन ओमेगा t होता है, कुछ इस प्रकार से इसको कर दीजिए। तो आप यहाँ लिख सकते हो, यह है आपकी पटलित लोहे की रॉड, पटलित लोहे की रॉड, और ये आपका जो दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, तांबे का मोटा तार है, तांबे का मोटा तार, ठीक है। तो ये आपकी चौक कॉइल बन चुकी है स्टूडेंट, ठीक है। नीचे हमारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जुड़ा हुआ है, ये हमारी कुंजी है कि दिखा सकते हो, दिखाना चाहते हो तो, जिसके द्वारा हम सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर एक पटलित लोहे की रॉड ले रखी है। पटलित क्यों ली जाती है, ये मैं आपको भंवर धारा वाले टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ कि यहाँ पर लोहे की हम पटलित रॉड क्यों यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर का जो फ्रेम है वो पटलित क्यों बनाया जाता है, इसके रीजन्स एडी करेंट्स होते हैं, भंवर धारा होती है, ठीक है। भंवर धारा से ऊर्जा हानि होती है, जिसे रोकने के लिए हम जो लोहे की रॉड है इसको पटलित, या ट्रांसफार्मर का जो फ्रेम है उसको पटलित बनाते हैं। तो बच्चों आप इसमें क्या लिखोगे, इसमें आप लिखोगे, इसमें लोहे की एक पटलित रॉड पर, इसमें है लोहे की एक पटलित रॉड पर, एक पटलित रॉड पर तांबे के मोटे तार की, तांबे के मोटे तार की कुंडली लिपटी होती है। इसमें लोहे की एक पटलित रॉड पर तांबे के तार की मोटी कुंडली या मोटे तार की कुंडली लिपटी, तार की कुंडली लिपटी होती है, लिपटी होती है। चूंकि तांबे का तार मोटा है, चूंकि तांबे का तार मोटा है, इसलिए इसका ओमीय प्रतिरोध, इसलिए इसका ओमीय प्रतिरोध लगभग शून्य ही होगा। क्यों होगा वो मैं आपको बता दूंगा, और बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, लगभग शून्य ही होगा, लगभग शून्य ही होगा। अतः कुंडली का केवल प्रेरकत्व ही प्रभावी होगा, ठीक है ना। केवल प्रेरकत्व इसमें वर्क करेगा, क्योंकि जो प्रतिरोध है वो तो जीरो हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो मैं यहाँ पर बताऊंगा कि देखो हमने तांबे के तार की मोटी कुंडली रखी है, चलो आगे लिख लेते हैं थोड़ा। इसलिए परिपथ में शक्ति, इसलिए परिपथ में शक्ति, बहुत सा शक्ति कुछ भी लिख सकते हो। देखो बच्चों आप सभी को मैं सूत्र पढ़ा चुका हूँ, P बार बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, सभी को पता होगा इस सूत्र तो, ठीक है। मैंने आप सभी को पढ़ाया था, औसत शक्ति 6 किसी भी सर्किट में निकालना चाहते हैं तो। और cos फाई बराबर मैंने आपको बताया था, cos फाई आप जानते हो ना क्या होता है, शक्ति गुणांक तो cos फाई बराबर मैंने आपको बताया था R बटे अंडूट के अंदर R² प्लस ओमेगा² L², सभी को बताया था। अब ओमीय प्रतिरोध जीरो है तो cos फाई का मान कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा, क्योंकि R बराबर जीरो है। जब cos फाई का मान जीरो है तो P बार का मान कितना हो जाएगा, इसलिए P बार इज इक्वल टू जीरो। समझ में आया मैंने क्या बोला, फिर मैं एक बार आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों हमने पटलित लोहे की रॉड ले रखी है, जिस पर हमने तांबे के मोटे तार की कुंडली को लपेट दिया है, और तांबे का तार मोटा है, इसका ओमीय प्रतिरोध जीरो क्यों होगा, तो R बराबर आप सभी सूत्र पढ़ चुके हो, R बराबर रो इंटू L अपॉन A। मोटा तार है, क्षेत्रफल इसका मतलब ज्यादा होगा, इसका मतलब R का मान बहुत कम हो जाएगा। तो तांबे का तार मोटा लेने का भी रीजन यही था कि जो ओमीय प्रतिरोध है सर्किट का वो जीरो हो जाए, तो ओमीय प्रतिरोध जीरो हो गया, इसलिए सर्किट में केवल और केवल जो प्रेरकत्व है वही प्रभावी होगा, वही वर्क करेगा। और परिपथ में अगर हम औसत शक्ति 6 निकालें तो आप सभी ने सूत्र पढ़ रखा बच्चों, P बार बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। cos फाई हमारा शक्ति गुणांक होता है, और cos फाई बराबर आपने सूत्र पढ़ा होगा R बटे अंडूट के अंदर R² प्लस ओमेगा² L², पढ़ा चुका मैं आप सभी को। अब R का मान जीरो है, क्योंकि हमने ओमीय प्रतिरोध को क्या माना है, लगभग शून्य माना है, तो R का मान जीरो है तो cos फाई का मान कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, जीरो। जब cos फाई का मान बेटा जीरो हो गया तो ये जो पूरी वैल्यू है ये भी तो जीरो हो जाएगी। अब
तो इसका मतलब क्या है कि इस चौक कुंडली में जो औसत शक्ति है बच्चों वो 0 है। तो इसका मतलब आप लिखोगे इस प्रकार क्रोड को, नीचे लिख लेना एक लाइन, इस प्रकार क्रोड को कुंडली के अंदर प्रवेश कराकर अथवा बाहर की तरफ खींचकर प्रत्यावर्ती धारा को बिना ऊर्जा हानि के परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब घटाया बढ़ाया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, लिख लेना ना अगर मैंने लिखा हो तो वहां पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, देखो क्रोड को अगर हम कुंडली के अंदर प्रवेश कराएं अथवा कुंडली से बाहर की तरफ खींचे तो जो प्रत्यावर्ती धारा है उसको बिना ऊर्जा हानि के घटाया बढ़ा सकते हैं, फिर परिवर्तित कर सकते हैं। और एक चीज आप सभी को और यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख लेना, देखो चौक कॉइल जो है, चौक कुंडली जो है, इसका यूज हम केवल प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में करते हैं, दिष्ट धारा परिपथों में इसको यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लेना नोट पॉइंट में कि चौक कुंडली का प्रयोग केवल और केवल प्रत्यावर्ती धारा परिपथों के लिए किया जाता है, ना कि दिष्ट धारा परिपथों के लिए। ठीक है, तो यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है। तो जो आपको कॉइल दिखाई दे रही है, ये जो क्रोड दिखाई दे रही है, इसको कुंडली के अंदर प्रवेश कराएंगे, बाहर की तरफ खींचेंगे, इससे क्या होगा कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो बिना ऊर्जा हानि के, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हो बिना ऊर्जा हानि के वो घटेगी और बढ़ेगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्रोड को अंदर बाहर प्रवेश करा रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्रत्यावर्ती धारा है उसमें परिवर्तन होता रहेगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से उसकी जो प्रत्यावर्ती धारा है उसमें भी चेंजेस होते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पूरा का पूरा चौक कॉइल है, चौक कुंडली है, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि चौक कुंडली प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, बिना ऊर्जा हानि के प्रत्यावर्ती धारा को परिवर्तित करते हैं, अर्थात घटाते और बढ़ाते हैं। आपको यहाँ पर रचना और कार्यविधि मैंने पूरी समझा दी बच्चों। यह आपका चौक कॉइल का पूरा डायग्राम है। ठीक है, और यहाँ पर आपको नोट पॉइंट में लिखना है कि जो चौक कुंडली है ये केवल और केवल बच्चों प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में वर्क करती है, ना कि दिष्ट धारा परिपथों में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, तो दिक्कत तो कमेंट कर देना। वैसे मैंने कोशिश किया है कि आपको अच्छे से समझाया जाए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे हमारा जो अगला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर, उसके ऊपर। ठीक है, वो भी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, चलो मिटा दें इसको। चलो, और समझ में तो अच्छे से आ ही रहा होगा। ठीक है ना, बस मेहनत करते हो बच्चों, सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और ये टॉपिक थोड़ा अच्छा है और चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टेड है यार, इसको पढ़ाने में बड़ा अच्छा लगता है। चलो, ट्रांसफॉर्मर, देखो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ट्रांसफॉर्मर, आप अगर अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ चुके हो तो इसमें मैंने बोला था कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, और चौक कुंडली जो है ये स्व प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये टॉपिक पूछे जा सकते हैं, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि चौक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो क्या बताओगे, स्व प्रेरण। और ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों, तो वो है आपका अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, तो अब आप यहां पर हेडिंग लगा लीजिए ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर, इंग्लिश में भी ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब यहां पर मैं यही लिखूंगा, ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है ना, आपको याद रखना है, ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जिससे हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, घटाया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो आप यही चीज लिखोगे, ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित, के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति का मतलब ब्रैकेट में लिखना उपकरण, एक ऐसी युक्ति या उपकरण है जिससे प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है। तो ट्रांसफॉर्मर जो है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। और ये क्या काम करता है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है। अब देखो ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, निम्न वोल्टेज की प्रबल धारा, याद रखना, निम्न वोल्टेज की प्रबल धारा को उच्च वोल्टेज की निर्बल धारा में,
अभी मैं लिखने वाला हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ट्रांसफॉर्मर निम्न वोल्टेज की प्रबल धारा को उच्च वोल्टेज की निर्बल धारा में तथा उच्च वोल्टेज की निर्बल धारा को निम्न वोल्टेज की प्रबल धारा में परिवर्तित करता है। ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना बच्चों। निम्न वोल्टेज की प्रबल धारा में परिवर्तित करता है। तो ट्रांसफार्मर दो तरीके के मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर, दोनों का अलग अलग काम होता है। यहां पर आप देख सकते हो कि जो एक ट्रांसफार्मर है वो निम्न वोल्टेज की जो प्रबल धारा है उसको उच्च वोल्टेज की निर्बल धारा में कन्वर्ट करेगा, परिवर्तित करेगा, और जो दूसरा ट्रांसफार्मर होगा वो उच्च वोल्टेज की निर्बल धारा को निम्न वोल्टेज की प्रबल धारा में परिवर्तित करेगा। ठीक है, तो दोनों ट्रांसफार्मर का अलग अलग काम होता है, एक का काम ऊपर वाला होगा तो दूसरे का काम नीचे वाला होगा। तो इस प्रकार से आपको इनको तैयार करना बच्चों। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है और ये क्या काम करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है। ट्रांसफार्मर आपके दो प्रकार के होते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर, दोनों का अलग अलग वर्ग होता है। एक ट्रांसफार्मर हमारा निम्न वोल्टेज की जो प्रबल धारा है उसको उच्च वोल्टेज की निर्बल धारा में कन्वर्ट करेगा, तो दूसरा जो ट्रांसफार्मर है वो उच्च वोल्टेज की निर्बल धारा को निम्न वोल्टेज की प्रबल धारा में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम रचना और कार्यविधि थोड़ा सा जानेंगे, या रचना पहले जान लेते इसकी। तो ये तैयार करना आपको यार, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर की रचना कैसे बनाओगे आप, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको डायग्राम बनाने का प्रयास करता हूँ, बन जाए सुंदर सा तो ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है यार, फिर भी बनाने का प्रयास करूँगा कि अच्छा सा बने। ये इसी प्रकार से आपको बनाना है बच्चों, ठीक है, जिस तरीके से मैं बना रहा हूं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप इस ट्रांसफार्मर की रचना को बना सकते हो। ठीक है, और अंदर भी मैं थोड़ा सा करने का प्रयास करूंगा। अब देखो मैं इसको बनाऊंगा कैसे कैसे, इसमें आप डैश डैश करके लाइन दिखा दोगे। ठीक है, इस प्रकार से आप कर लेना पैमाने से खींच के, और यहाँ पर भी कर देना इसी प्रकार से। ठीक है, कर लेना ये, और यहाँ पर आपको सेम करना है। ठीक है, इस प्रकार से कर लेना, कुछ बन जाए आपका सही से डायग्राम। तो सीधी सीधी लाइन खींचना, ठीक है ना, पैमाने से खींचोगे तो सही से लाइन आ जाएंगी। ठीक है, तो बच्चों आपको एक छोटा सा डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना वो मैं आपको बता ही रहा हूँ धीरे धीरे करके। ऐसे कर लो, चलो ठीक है ना, इसकी लाइन यहाँ तक मिल जाए और ये वाली इधर मिल जाए। अब देखो ये हमने थोड़ा सा इसका बेसिक डायग्राम बना लिया बच्चों। अब इसमें आप क्या करोगे, कॉइल्स दिखाओगे, कुंडलियां लपेटी जाएंगी। दो तरह की कुंडलियां होती हैं, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। ऊपर कुंडली लपेटोगे आप यहाँ पर, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो रटना नहीं है, समझना, बस समझ लो कैसे कैसे मैं बना रहा हूँ, उसी प्रकार से आप दिखा दोगे। ठीक है ना, इस तरीके से आप दिखा देना इसको बीच में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी प्राथमिक कुंडली कहलाएगी बच्चों, इसको थोड़ा सा डार्क कर देना आप सभी। ठीक है, ये तुम्हारी प्राथमिक कुंडली है। इसी प्रकार से आप नीचे द्वितीय कुंडली दिखाओगे तो उसमें फेरों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा दिखाओगे। ठीक है, यहाँ से आप दिखाओगे, ये आपकी द्वितीय कुंडली हो जाएगी। यहाँ पर इसमें फेरे थोड़े पास पास दिखाओगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें फेरों की संख्या आपकी ज़्यादा होगी ऊपर वाले की अपेक्षा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो।
ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा डायग्राम ट्रांसफार्मर का बन चुका है बच्चों। अब इसमें आपको दिखाना क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये है आपका पटलित लोहे की क्रोड। ये क्या है, पटलित लोहे की क्रोड है। लो ट्रांसफार्मर तो यार सभी ने देखा होगा, ठीक है। अगर गांव से बिलोंग करते हो तो, सिटी से बिलोंग करते हो तो सभी ने देखा होगा। तो ये हमारा प्राथमिक परिपथ कहलाएगा। तो ये है आपका वीपी, प्राथमिक वोल्टेज, प्राथमिक परिपथ में वोल्टेज। और ये जो फेज संख्या है ये आप दिखाओगे एनपी। ये हमारा देखो खुला हुआ परिपथ है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज हमें प्राप्त होगा वो हम वीएस दिखाएंगे। और जो सेकंड है तो आप इसको फेरों की संख्या को एनएस दिखाओगे। एस का मतलब सेकेंडरी और पी का मतलब प्राइमरी, ठीक है। अभी आपकी जो नीचे वाली कुंडली है ये आपकी द्वितीयक कुंडली होगी, ये वाली द्वितीयक कुंडली। ऊपर वाली जो कॉइल है ये बच्चों आपकी प्राथमिक कुंडली होगी, प्राथमिक कुंडली, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर समझ में आ गया ना किस तरीके से हमने बनाया है बच्चों, आपको इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। अब आप इसमें थ्योरी कैसे लिखोगे, देखो समझिए। इसमें लोहे की एक पटलित अथवा गोलाकार क्रोड होती है जिस पर तांबे के तार की 2 कुंडलियां लिपटी हुई हैं। आपको ऊपर वाली कुंडली दिखाई दे रही है, ये प्राथमिक कुंडली कहलाएगी और ये हमारी द्वितीयक कुंडली कहलाएगी। अब बच्चों प्राथमिक जो कुंडली है उसमें फेरों की संख्या एनपी और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस है। जिस प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हमें परिवर्तित करना है उसे हम प्राथमिक कुंडली को देते हैं, और जो परिवर्तित वोल्टेज होगा वो हमें द्वितीय कुंडली में प्राप्त हो जाता है। तो आप अगर रचना में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो बच्चों कि इसमें लोहे की एक आयताकार ले सकते हो अथवा गोलाकार ले सकते हो, पटलित क्रोड होती है। इस क्रोड पर तांबे के तार की 2 कुंडलियां लिपटी हुई हैं, आप सभी को दिखाई दे रही हैं बच्चों वो वाली। ये कुंडलियां, एक चीज आप सभी को याद रखना है स्टूडेंट कि ये जो कॉइल्स हमने यहाँ पर लपेटी हैं ये इस क्रोड को कहीं पर भी स्पर्श नहीं करनी चाहिए। जैसे सपोज करो ये मार्कर है तो इसके चारों तरफ तो होंगे बट इससे टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यही अगर आपने टच करा दिया तो जो करंट है वो पूरे सर्किट में प्रवाहित हो जाएगा। इसी वजह से ये जो क्रोड है, क्रोड पर जो कुंडलियां हैं वो कहीं पर भी स्पर्श नहीं करती हैं। तो आप यही चीज लिखोगे कि ये कुंडलियां जो हैं वो क्रोड को कहीं पर भी स्पर्श नहीं करती हैं। पहली जो कुंडली है उसको प्राथमिक कुंडली और दूसरी को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली में आपको दिखाई दे रहा है फेरों की संख्या एनपी है, तो द्वितीयक में हमने एनएस दिखाया है। जिस प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करना बच्चों उसे हम प्राथमिक कुंडली को देते हैं, और जो परिवर्तित वोल्टेज होगा वो हम द्वितीयक कुंडली में प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका रचना हो जाएगी, आप आसानी से लिख सकते हो इसको, क्योंकि मैं लिखूंगा तो यार बहुत बड़ा थ्योरी सा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी जाएगा। फिर एक बार समझा देता हूँ कि इसमें लोहे की गोलाकार या आयताकार पटलित क्रोड होती है जिस पर तांबे के तार की 2 कुंडलियां लिपटी होती हैं। ये जो कुंडलियां हमने दिखाई है बच्चों ये क्रोड को कहीं पर भी स्पर्श नहीं करनी चाहिए। पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली और दूसरी को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या एनएस है। जिस प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करना होता है उसे प्राथमिक कुंडली को देते हैं, और जो वोल्टेज परिवर्तित हो जाएगा वो हमें द्वितीयक कुंडली में प्राप्त होगा। लिख सकते हो ना, चलो ये तो आसानी से लिख लेना। अब इसके हम कार्य विधि जानते हैं बच्चों कि कैसे वर्क होने वाला है पूरा कार्य विधि। सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, टेंशन ना लो। ये डायग्राम आप अच्छे से बना लेना, ठीक है ना। डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ठीक है। अब देखो इसमें आप थ्योरी कैसे लिखोगे बच्चों, कार्य विधि क्या होने वाली है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो अब हमने क्या किया स्टूडेंट कि जो प्राइमरी हमारी कॉइल थी प्राथमिक कुंडली में हमने क्या किया, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को लगा दिया। जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज को लगाया जाएगा तो क्या होगा, जो कुंडली है उसका चुंबकन होने लगेगा, और चुंबकन की वजह से स्टूडेंट क्या होता है, जो प्रत्यावर्ती धारा है उसकी दिशा बदलती रहेगी, और प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो मैं पूरी रामायण नहीं लिखूंगा बच्चों, यही लिखूंगा यदि प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, आप थ्योरी लिख लेना जो मैंने बोला लिखना चाहते हो तो, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ईपी, ठीक है, पी का मतलब प्राइमरी, ईपी हो तो क्या लिखोगे, आप सभी फैराडे का नियम पढ़ चुके हो यार, मैंने आपको पढ़ाया था। तो ई बराबर क्या था, -n डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा फाइव दिखा सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन डेल्टा टी। बट प्राथमिक कॉइल है यार, तो यहाँ पर आप ईपी कर दोगे और यहाँ पर आप एनपी कर दोगे, और आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर आप और थ्योरी ऊपर भाई लिखना चाहते हो लिख सकते हो। प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा, जो क्रोड है उसका चुंबकन होने लगेगा, क्योंकि जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगेगा जो क्रोड है उसका चुंबकन होने लगेगा, और प्रत्यावर्ती धारा की दिशा लगातार बदल रही है,
कभी ऊपर की ओर अप, कभी डाउन, फिर अप, फिर डाउन। तो ऐसे करने से क्या होगा स्टूडेंट कि प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन उत्पन्न हो जाएगा, और फ्लक्स परिवर्तन के कारण आप सभी जानते हो स्टूडेंट क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और यदि प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है, AP है, तो आप इस इक्वेशन के द्वारा आसानी से उसको निकाल सकते हो। अब आप सभी एक चीज बताइए बच्चों, जो प्राथमिक कुंडली स्टूडेंट, इसमें हमने जो ये आपको दिखाई दे रहा है, जो कॉइल है वो तांबे का तार मोटा होगा। अब तांबे का तार मोटा है तो इसका ओम में प्रतिरोध 0 होगा। क्या होगा, आप लिखना चाहते हो लिख लेना। यदि प्राथमिक कुंडली का ओमीय प्रतिरोध 0 है, ओमीय प्रतिरोध 0, ठीक है ना। क्यों 0 है, क्योंकि अगर आपने चौक कॉइल पढ़ी है तो चौक कॉइल में मैंने आपको बताया था कि हमने जो प्रतिरोध है, जो तांबे का तारा मोटा ले रखा है। अब यहां पर होगा क्या स्टूडेंट, चलो मैं लिख ही देता हूं, ओमीय प्रतिरोध 0 हो तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल लगाए गए, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल जो हमने वोल्टेज लगाया था उसके बराबर हो जाएगा। लगाए गए वोल्टेज के बराबर होगा, बराबर होगा। कब ये बराबर होगा स्टूडेंट, जब ओमीय प्रतिरोध 0 है, ओमीय प्रतिरोध प्राइमरी कॉइल में 0 है, तो जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज हमने परिवर्तित करने के लिए लगाया था उसका मान EP के इक्वल हो जाएगा। अर्थात चुंबकीय फ्लक्स, अब देखो EP क्या है आपका, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, तो हम आगे आप क्या लिखोगे, इसलिए EP इज इक्वल टू VP इज इक्वल टू माइनस NP डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T। आप इसके क्वेश्चन नंबर 2 बना दोगे बच्चों, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया यहां पर आप दिखाई दे रहा है कि जो प्राइमरी कॉइल है आपकी उसका ओमीय प्रतिरोध 0 है। अगर उसका ओमीय प्रतिरोध 0 है तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो लगाए गए वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रचना आपको खुद लिखनी है, जैसे मैंने बोला वैसे लिख लेना, क्योंकि ये टॉपिक ज्यादा टफ नहीं है। अगर देखा जाएगा तो ट्रांसफॉर्मर इज सो इजी, बट इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, आपको इसकी गहराइयों तक आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ऊपर हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और। सॉरी, हमारे पास मार्कर ऑलरेडी है, तो आप आज ही इनको तैयार कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है, ठीक है। श्रेणी अनुनादी परिपथ और समांतर अनुनादी परिपथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अब देखो स्टूडेंट, ये तो बात होगी हमारी प्राइमरी कॉइल की, प्राथमिक कुंडली की, लेकिन अब हम बात करेंगे दूसरी कुंडली की। अब एक चीज बताइए स्टूडेंट कि जो दूसरी कॉइल है वो भी तो हमारी इसी करोड़ पर है, जो हमने करोड़ ले रखी है इसी पर प्राइमरी कॉइल है, इसी पर आपकी सेकेंडरी कॉइल है। तो जैसे चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन ऊपर वाले में उत्पन्न हो रहा है वैसे नीचे वाले में उत्पन्न होगा, तो आप यही लिखोगे, चूंकि दूसरी कुंडली या द्वितीय कुंडली भी इसी करोड़ पर है, इसलिए इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा, लाजमी सी बात है। और यदि यह माना जाए कि चुंबकीय फ्लक्स में कोई भी हानि नहीं हो रही है, जितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ऊपर हुआ था उतना अगर नीचे हो रहा है, ये लिख लेना, लिखना चाहते हो तो ठीक है ना। थ्योरी यहाँ पर थोड़ी सी आप लिख लेना, मैं आपको बता दूं कैसे लिखना है। चूंकि द्वितीय कुंडली भी इसी करोड़ पर है, जिस करोड़ पर आपकी प्राथमिक कुंडली है उसी करोड़ पर आपकी द्वितीय कुंडली है, और यह माना जाए कि चुंबकीय फ्लक्स की कोई भी हानि नहीं हो रही है, जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ऊपर हो रहा था उतना ही नीचे हो रहा है, तो क्या होने वाला बच्चों, तो यहां पर आप यही थ्योरी लिखोगे, क्योंकि दूसरी कुंडली या द्वितीय कुंडली भी इसी करोड़ पर है, इसलिए इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। और अगर यह माना जाए कि चुंबकीय फ्लक्स में कोई भी हानि या कोई भी क्षरण नहीं हो रहा है, तो इससे उत्पन्न हम प्रेरित विद्युत वाहक बल हम सेकेंडरी कॉइल में भी बच्चों निकाल सकते हैं। ES बराबर माइनस NS डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T, बिल्कुल सेम निकालेंगे पहले वाले की तरफ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये जो करोड़ है पटली लोहित की करोड़ है, प्राइमरी कॉइल भी हमारी इसी करोड़ पर है, तो दूसरी कॉइल भी इसी करोड़ पर है। अगर हम क्या करेंगे बच्चों, तो अब देखो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ऊपर हो रहा है, उसी प्रकार से नीचे भी होने वाला है। और अगर हम ये माने कि चुंबकीय फ्लक्स में कोई भी हानि नहीं हो रही है, मतलब जितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ऊपर हुआ था उतना अगर नीचे हो रहा है, तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। आप क्या लिखोगे, चूंकि द्वितीय कुंडली भी इसी करोड़ पर है, इसलिए इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि अगर प्राइमरी कॉइल में हुआ है तो सेकेंडरी कॉइल में भी बच्चों जरूर होगा। और अगर हम ये माने कि चुंबकीय फ्लक्स में जो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हुआ था उसमें अगर कोई भी हानि नहीं हो रही है, जितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ऊपर हुआ है अगर उतना ही नीचे हो रहा है, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा बच्चों, आपका इस सूत्र के द्वारा आसानी से निकाल सकते हो।
अब एक चीज़ आप देखिए बच्चों, जो दूसरी कॉइल है ये आपकी खुले परिपथ में, मतलब इसके साथ हमने कुछ भी नहीं जोड़ रखा है। इसमें हम आपको दिखाई दे रहा है नीचे कुछ भी जोड़ रखा है क्या, तो आप यहाँ नीचे लिख लेना द्वितीयक कुंडली, यदि द्वितीयक कुंडली, ये थ्योरी लिख लेना। देखो बच्चों, अगर सारी थ्योरी हम लिखेंगे तो आप सभी को पता है कि बहुत टाइम चला जाएगा। यदि द्वितीयक कुंडली खुले परिपथ में है, खुले परिपथ में हो, आपको दिखाई दे रहा है वहां पर, देखो हमने नीचे दिखाया कि खुले परिपथ में है। अगर खुले परिपथ है इसका मतलब क्या है कि इसका जो प्रतिरोध है स्टूडेंट वो अनंत होगा। खुले परिपथ में है अर्थात इसका प्रतिरोध कितना होगा, खुले परिपथ में तो अनंत है, इसका प्रतिरोध कितना होगा, अनंत। यार समझदार हो, आप पढ़ते आ रहे हो। अगर कोई भी, अब हमने नीचे वाली कॉइल को कैसे दिखाया, खुले परिपथ में दिखाया, तो खुले परिपथ में इसका मतलब क्या है कि इसका जो प्रतिरोध है बच्चों वो अनंत होगा, और इससे जो प्राप्त वोल्टेज होगा वो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। ठीक है, लिख लेना। तो इससे प्राप्त वोल्टेज उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा। समझ में आया ना बच्चों कि अगर हमारी जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो कॉइल है सेकंड वाली, ये आपकी खुले परिपथ में है, क्या हमने Vs के साथ कुछ भी जोड़ रखा है क्या, जैसे ऊपर जोड़ रखा है, नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो खुला परिपथ है, और खुले परिपथ का मतलब है कि इसका जो सेकेंडरी वाली कॉइल का प्रतिरोध है स्टूडेंट वो अनंत होने वाला है। तो इसका मतलब है कि जो प्राप्त वोल्टेज होगा वो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के इक्वल हो जाएगा। तो Vs का मान ES के इक्वल होगा, तो आप यही लिखोगे, इसलिए ES इज इक्वल टू VS इज इक्वल टू माइनस NS डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। आप इसे बच्चों इक्वेशन नंबर 4 बना दोगे। तो हमारी 4 इक्वेशंस आ चुकी हैं, पहली इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन। समझ में आया ना कैसे कैसे कर रहा हूँ ये कार्यविधि। और इसी तरीके से आप लिखाना, थ्योरी मत लिख के आना है ज़्यादा, नहीं तो बहुत टाइम चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी केवल समझाने के लिए होती है बच्चों की, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को इससे आप डिवाइड कर दीजिए बस, समीकरण 4 डिवाइडेड बाय समीकरण 2 से। ठीक है, तो मैं ट्रांसफॉर्मर वाला जो है इसको पोर्शन को हटा देता हूँ, तो समझ में तो आ रहा होगा। ठीक है ना, एक दो बार इसकी प्रैक्टिस आप खुद कर लेना तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। समीकरण 4 डिवाइडेड बाई समीकरण 2 से, तो Vs और ये लेना बस। ठीक है ना, Vp, ये जो चीजें हैं, तो Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू माइनस NS डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी है। तो ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगा, NS अपॉन NP बचेगा, नहीं बचेगा, NS अपॉन NP, NS अपॉन NP। इसे आप इक्वेशन नंबर, चलो अभी इसे मत डालो। अब देखो बच्चों, आप एक इक्वेशन तो आप ये बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो वैल्यू है आप आगे लिख लेना, इसलिए Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू R। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से तैयार रखनी है। ये जो R है, R का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत ज़्यादा कराऊंगा तो वो R पर डिपेंडेड होंगे। तो यहाँ पर R है आपका, R को ट्रांसफॉर्मर का परिणमन अनुपात, क्या कहते हैं इसको, परिणमन अनुपात कहते हैं, परिणमन अनुपात, ट्रांसफॉर्मेशनल रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो आप R का मान निकाल सकते हो। ठीक है, आप R के ऊपर देखो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होगी, वो मैं आपको बताऊं कैसे कैसे क्या क्या डिपेंड होने वाला है। तो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सारे टॉपिक्स मैं यहाँ पर कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, मिटा दे इसको आप जल्दी से। चलो, समझ में तो आ रहा है ना, दिक्कत हो कमेंट कर देना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो बार वीडियो को फिर देख लेना रिपीट करके, तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलो, इंपॉर्टेंट टॉपिक यार पूछ लिया जाता है ट्रांसफॉर्मर वैसे, इससे शॉर्ट हेडिंग ज़्यादा बनती हैं। अगर देखो हम बात करें धारा की, आप आगे लिख लेना, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा IP और द्वितीय कुंडली में धारा है आपकी IS, और हम ये माने कि शक्ति की हानि नहीं हो रही है, तो चलो हम लिख लेते हैं, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा, प्राथमिक कुंडली में धारा IP तथा द्वितीय कुंडली में धारा IS हो तथा शक्ति का क्षरण, शक्ति की हानि तथा शक्ति का क्षरण
ब्रैकेट में लिख लेना आप सभी, हानि नहीं हो रहा है तो। अगर हम प्राथमिक कॉइल में बात करें कि जो धारा है स्टूडेंट वो कितनी है, IP है, और द्वितीय कुंडली में जो धारा बच्चों वो कितनी है, IS है, और ये माने कि शक्ति की हानि नहीं हो रही है, तो बच्चों आप यहाँ लिख लेना। इसलिए प्राथमिक परिपथ में जो शक्ति होगी, प्राथमिक में शक्ति वो द्वितीयक परिपथ में शक्ति की इक्वल हो जाएगी, द्वितीयक में शक्ति। और शक्ति का सूत्र आप सभी को पता होगा बच्चों, P बराबर V इंटू आई। सभी ने पढ़ रखा है यार, बहुत बार पढ़ा चुका मैं आपको। तो प्राथमिक में शक्ति अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगी, VP इंटू IP इज इक्वल टू VS इंटू IS। अब VS अपॉन VP निकालना, तो VP को उधर ले जाओ, VS अपॉन VP इज इक्वल टू, तो VS के नीचे VP को लेके गए तो IS को IP के नीचे लेंगे, तो IP अपॉन IS। ये तो निकल के आएगा बच्चों। तो आप इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दोगे, ठीक है, आपकी ये भी एक इक्वेशन निकल के आएगी। और अगर हम सभी इक्वेशंस को एक साथ लेके आए तो क्या लिखेंगे, VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS इज इक्वल टू R। ठीक है, तो आपका ये इक्वेशन इस तरीके से बच्चों निकल के आ जाएगा, क्योंकि देखो VS अपॉन VP के इक्वल NS अपॉन NP है, तो VS अपॉन VP के इक्वल NS अपॉन NP हो गया। लेकिन VS अपॉन VP के इक्वल क्या है, IP अपॉन IS, तो IP अपॉन IS और R आपका निकल के यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर बच्चों क्या देख रहे हो, आप इक्वेशन बना सकते हो, हमारी 4 बन चुकी हैं, 5 इक्वेशन बनाना चाहते हो कि जो ट्रांसफॉर्मर है स्टूडेंट, अगर वो वोल्टेज को बढ़ाएगा, वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो उसका मतलब है कि धारा को घटाएगा। और अगर हम इसके विपरीत बात करें कि वोल्टेज को घटाएगा तो वो क्या करेगा, धारा को बढ़ा देगा। तो ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है स्टूडेंट, अगर वो वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो धारा को घटाएगा, और धारा को बढ़ा रहा है तो वोल्टेज को घटाएगा। वो हमारे इस इक्वेशन से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि VS अपॉन VP इज इक्वल टू, इनसे तो मतलब नहीं है, इनमें रिलेशन देखिए आप सभी, VS IP VP IS इस तरीके से। तो अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो धारा घटेगी, IS क्या है, धारा है, ठीक है ना। अगर हम रिलेशन निकालें VS प्रोपोर्शनल 1 अपॉन IS, तो अगर ट्रांसफॉर्मर ने वोल्टेज को बढ़ाया है तो IS को घटेगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ रहा है तो धारा घटने वाली है, यही तो निष्कर्ष निकला है यहाँ से। और अगर हम करें VS प्रोपोर्शनल 1 अपॉन IS, अगर वोल्टेज घट रहा है तो उसका मतलब क्या है कि धारा बढ़ेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो। चलो अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर के जो टाइप्स हैं बच्चों उनके बारे में, ठीक है। मिटा दें इसको, तो दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। अब देखो उच्चाई और अपचाई जो ट्रांसफॉर्मर है बच्चों, वो जो फेरे होते हैं ना प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में, उनके ऊपर डिवाइड किए गए हैं। अब कैसे किए गए हैं मैं वो आपको बता देता हूं। तो हमारा आज का ये जो टॉपिक है बच्चों यहीं पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो कोई दिक्कत तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख लेना आप ट्रांसफॉर्मर के प्रकार। वैसे कोई टफ वाली चीज तो है नहीं इसमें। ट्रांसफॉर्मर के प्रकार, तो देखो ट्रांसफॉर्मर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उच्चाई ट्रांसफॉर्मर, और नंबर 2 अपचाई ट्रांसफॉर्मर। अपचाई ट्रांसफॉर्मर, देखो जो उच्चाई ट्रांसफॉर्मर होता है, चलो मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ आपको। इसमें प्राइमरी कॉइल में जो फेरे होते हैं स्टूडेंट वो कम होते हैं, और द्वितीय कुंडली में जो फेरे हैं बच्चों वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्रोड है, ठीक है, और ये हमारी प्राथमिक कुंडली में फेरे हैं तो NP, और ये NS। तो प्राथमिक कुंडली में फेरे आपको कम दिखाई दे रहे हैं, द्वितीय कुंडली में फेरे आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो ऊपर वाली हमारी क्या है, प्राइमरी कॉइल है, प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली, और ये है आपकी द्वितीयक कुंडली। तो बच्चों अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा था, वैसे तो पढ़ा है VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू R, लेकिन यहाँ वोल्टेज से तो मतलब है नहीं, केवल और केवल किससे मतलब है, कॉइल में जो फेरे हैं उनसे। तो आप देख रहे हो NS का मान NP से ज़्यादा है, NS इज ग्रेटर देन NP। इसका मतलब क्या हुआ, NS का मान NP से कैसा है बच्चों, ज़्यादा है। जो द्वितीय कुंडली में फेरे हैं वो प्राथमिक कुंडली से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है,
इसलिए आर का मान जो है वो भी 1 से ज़्यादा होगा। तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि अगर ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर है तो उसके लिए जो परिणामन अनुपात होगा वो 1 से ज़्यादा होगा। और अगर हम इसका रिवर्स करें बच्चों, तो अब आपका पूरा रिवर्स कर दो इसका, फिर इसमें ज़्यादा दिखाओगे। अब प्राथमिक कुंडली में यहाँ पर आपकी करोड़ है और यहाँ पर आप फिर कम कर दोगे, ठीक है। कर लेना है जितने फेरे करने हो, ठीक है। तो ये आपका होगा अब NS, ये आपका होगा NP और ये बच्चों आपकी होगी करोड़। क्या होगी? ये करोड़, ठीक है। तो ये आपकी है प्राथमिक कुंडली और ये है आपकी बच्चों द्वितीय कुंडली, ठीक है। तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? आपने सूत्र क्या पढ़ रखा है? VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू R। अब आप इसमें देख रहे हो कि NP का जो मान है बच्चों, NP इज ग्रेटर देन NS, तो इसका मतलब क्या हुआ कि R का जो मान है वो 1 से कम होने वाला है, ठीक है। वो अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए ये चीज़ होगी और उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए ये चीज़ होने वाली है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके 2 तरह के ट्रांसफार्मर हो गए, उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर। तो यहाँ तक तो शायद ही किसी को दिक्कत होगी, कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपचाई के लिए R का मान 1 से ज़्यादा है और उच्चाई के लिए ठीक है। चलो तो आज की वीडियो को तो यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में मुझे मत करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।